एक और यूएस में लगभग हर दूसरे हफ्ते में एक बैंक फेल हो रही है। वहीं इंडिया में आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब चले जा रहे हैं, जिसका असर इंडिया के एम्प्लॉयमेंट रेट पर भी पड़ रहा है। तो फिर सवाल ये आता है कि ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है जो इंडिया के आईटी सेक्टर को खा रहा है और यूएस में भी पूरी इकोनॉमी को लगभग खा रहा है, ये आखिर ख़त्म कब होगा? और इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है ज़ूमकार, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, अब अगर हमें ये समझना है कि ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन ये खत्म कब होगा, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ, कौन से फैक्टर की वजह से हुआ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दुनिया भर में जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस या स्लोडाउन आते हैं, तो उनके पीछे एक रीज़न नहीं होता है, कॉन्जिक्यूटिव रीजन्स होते हैं और उन रीजन्स के चलते एक क्राइसिस या स्लोडाउन आ जाता है और उन्हीं को हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो बैंकिंग क्राइसिस है फिलहाल का यूएस का, वो कितनी बड़ी साइज़ में हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ। 2008 में 25 बैंक्स फेल हुई थी और इनकी जो टोटल एसेट साइज़ थी वो थी $373 बिलियन। और अभी 2023 में जो 3 बैंक फेल हुई है उनकी टोटल एसेट साइज़ है $550 बिलियन से भी ज़्यादा। और प्रॉब्लम यह है कि हर दूसरे हफ्ते एक और नई बैंक फेल हो रही है। तो ये भी कब तक चलेगा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन छुपा है कि किसी भी प्रॉब्लम को कोई कंट्री कैसे हैंडल करती है, इस पर उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो 2020 की जो कोविड की सिचुएशन थी, जहाँ पर इकोनॉमी एक क्वार्टर में बहुत इम्पैक्ट हुई थी, यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो उनका इकोनॉमिक आउटपुट अप्रैल टू जून 2020 में 33% से डाउन था। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत बड़ी फिगर है। तो उस टाइम उन्होंने कैसे इसे हैंडल किया? सेम चीज़ बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी थी, बीट इंडिया और एनी अदर कंट्री इन द यूरोप। लेकिन जिस तरह से यूएस ने उसे हैंडल किया, जिस तरह से यूरोप ने उसे हैंडल किया और जिस तरह से इंडिया ने उसे हैंडल किया, तीनों के तरीके अलग अलग थे। और इसी के चलते इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जो फास्ट फॉरवर्ड अगर हम 2023 में देखें तो तीनों भी रीजन्स के लिए अलग अलग है। अब देखिए, इस क्राइसिस को यूएस ने अगर हैंडल किया तो उसके लिए उन्होंने हेल्प ली क्वांटिटेटिव ईजिंग की। क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो रिजर्व बैंक है, जैसे कि इंडिया के केस में आरबीआई है, यूएस के केस में फेडरल रिजर्व है, तो फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग के केस में यूएस में कई सारी गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटीज़, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, उन्हें भारी मात्रा में खरीदना शुरू किया। तो मार्च 2020 में इन्होंने $500 बिलियन की ये जो ट्रेजरीज है ये खरीदी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और फिर साथ ही $200 बिलियन की मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ भी इन्होंने खरीदी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो उन्होंने अप्रैल में और इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदना शुरू किया और कुल मिलाकर इन्होंने इस क्वांटिटेटिव ईजिंग के लिए $4.5 ट्रिलियन यूज़ किए, जो कि इंडिया की जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो अभी एक क्वांटिटेटिव ईजिंग आसान भाषा में बताऊँ तो होता इससे ये है कि जब ये सिक्योरिटीज़ बैंक से खरीदी जाती है तो बैंक के पास भी बहुत सारा पैसा आ जाता है, जिससे बैंक को पैसा उधार देने के लिए बहुत सारा पैसा उनके पास होता है, यानी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। साथ ही इस पूरी चीज़ का गोल ही यही होता है कि मार्केट में पैसों के फ्लो को बढ़ाना है, पैसों के सर्कुलेशन को बढ़ाना है, और इसका फिर इकोनॉमी को थोड़ा पुश करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हिस्टोरिकली भी कई बार क्वांटिटेटिव ईजिंग की गई है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग से क्या होता है, अल्टीमेटली मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, ईजिली आपको लोन मिल जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम रहते हैं। इसके अपोजिट होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। इसमें कंप्लीट अपोजिट होता है कि मार्केट से पैसा वापस लिया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, लोन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या किया कि क्वांटिटेटिव ईजिंग किया गया ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल पाए। अगर किसी को बिजनेस करना है तो उनको भी फटाफट पैसा मिले और इकोनॉमी क्विकली रिकवर हो जाए। तो ये इसका गोल तो यही था कि इकोनॉमी को जल्द से जल्द लाइन पर लाना है, और उसके लिए उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग का इस्तेमाल किया। अब सवाल ये आता है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग में उन्होंने $4.7 ट्रिलियन यूज़ किए, तो अब ये पैसा आया कहाँ से? क्योंकि बात सिर्फ $4.7 ट्रिलियन की नहीं है। इन्होंने जो कोविड रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे वैक्सीन है, उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पर लगभग $5.2 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए। $3 ट्रिलियन इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया। तो इसे कुल मिलाकर ये जो टोटल होती है लगभग $13 ट्रिलियन की होती है। अब ये $13 ट्रिलियन की टोटल है, जो कि यूएस की जीडीपी का लगभग 60-70% आता है। तो इस केस में ये पैसा आया कहाँ से? तो इसका जो इजी आंसर है वो है कि पैसा छाप के। तो देखिए, पैसा छापने का काम फेडरल रिजर्व का नहीं है, वो है यूएस ट्रेजरी का। तो इन्होंने बहुत भारी मात्रा में डॉलर छाप लिए। कितने छापे? तो आज जितने भी डॉलर सर्कुलेशन में हैं उसमें से 50% से ज़्यादा डॉलर्स 2020 में छापे गए हैं, इस अकेले साल में। और फिर उन डॉलर जो छापे गए हैं उनमें से फिर ये सारी स्पेंडिंग की गई $13 ट्रिलियन की। और आपको इंटरेस्टिंग और बात ये बता दूँ कि यूएस ने अगर सबसे ज़्यादा खर्चा कहीं पर किया है तो वॉर पे किया है।
तो अगर हम सारे उनके जो वॉर्स है, अभी तक 13 वॉर में उन्होंने जो कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उन सारे खर्चों को आज के टाइम में उन खर्चों को कन्वर्ट करते हैं, तो भी ये सारे 13 खर्चे एक साइड में, और ये जो कोविड के टाइम और क्वांटिटेटिव ईजिंग में इन्होंने खर्चा किया ये एक साइड में। इतना ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ पर पैसा बहाया। फिर इसमें ऑफकोर्स कई सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिए कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए कुछ पैसे उनको ट्रांसफ़र किए गए, बाकी और चीज़ें की गई। अब हुआ ये कि कोई भी कंट्री हो, इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक रूल है कि आप जो मर्जी करो, पैसे मत छापो, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कंट्रीज़ अब तक नहीं उभर पाई हैं। हमने जिम्बाब्वे की हम टाइम टू टाइम बात करते हैं कि रॉबर्ट मुगाबे ने जब वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर ख़राब परफॉर्म करने लगा और वहाँ से आउटपुट 60% से कम हो गया, तो उन्होंने इजी सोल्यूशन के लिए मनी प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया। अब ये मनी प्रिंटिंग करके उन्होंने जो पैसा लाया, इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। 2008 में लगभग हर दिन प्राइसेस बदल रही थी। आज भी उनका इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट है पूरी दुनिया में, लगभग 226% का है। तो आज भी उभर नहीं पाए हैं। और सेम जो गलती है मनी प्रिंटिंग की, वो पहली गलती है। देखिए, दिस इज़ नॉट द फाइनल कि जिसकी वजह से सीधा क्राइसिस हुआ, ये हो गई पहली गलती। तो इनफैक्ट किस कंट्री ने कोविड रिलेटेड चीज़ों से रिकवर करने के लिए कितना खर्चा किया, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा है। तो जापान है, यूएस है, इन्होंने अपनी जीडीपी का 25% से ज़्यादा कोविड के लिए इस्तेमाल किया, कोविड रिलेटेड चीज़ों से इम्प्रूव मतलब रिकवर करने के लिए। अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें इंडिया जैसी, तो जीडीपी का 5% यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है आगे चल के आपको ये भी पता चल जाएगा। अब देखिए, जो इन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया, इसके भी कुछ इफेक्ट्स है। यूएस इकोनॉमी में हर साल जो मनी का फ्लो था वो 7% से बढ़ रहा था, 7% से, लेकिन इस क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद अचानक से वो बढ़ा 27% से। अब इतना सारा पैसा अचानक से इकोनॉमी में आएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर मनी का जो फ्लो है वो 4 टाइम्स बढ़ा। अब इतनी भारी मात्रा में अगर पैसा बढ़ता है तो जो प्रोडक्शन है कंपनीज़ का, चीज़ों का, वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाता। तो पैसा मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई लिमिटेड हो जाता है चीज़ों का, और ऐसे में महंगाई बढ़ती है। बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है। अब इससे होने लगा कि धीरे धीरे फिर इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, और ये इन्फ्लेशन 2021 तक 5% पर आ गया, 1.5-2% से, और फिर धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। अब रशिया यूक्रेन वॉर ने इसमें आग में घी की तरह काम किया, और इस वॉर की वजह से फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने लगी, फूड की प्राइसेस बढ़ने लगी, और ये जो इन्फ्लेशन था फिर ये जम करके सीधा 9% पर चला गया, जो कि यूएस में 40 साल में सबसे ज़्यादा था। अब देखिए, एक जनरली किसी भी इकोनॉमी के लिए जनरली माना जाता है कि इन्फ्लेशन ख़राब चीज़ है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ है, बट इट शुड बी इन कंट्रोल। 2%, 2.5% का इन्फ्लेशन इज़ अ गुड थिंग, और फेडरल रिजर्व का भी टारगेट वही था कि 2% के आसपास इन्फ्लेशन होना चाहिए। इंडिया में भी लगभग वही टारगेट है कि 2% का इन्फ्लेशन होना चाहिए। इस इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट ये है कि लोगों की जो इनकम है इस पर उसका असर पड़ रहा है। तो ऐसे अनसर्टेन टाइम में अपनी इनकम को बेटर करने का एक और तरीका है जो आपको प्रोवाइड करता है ज़ूमकार। ज़ूमकार इंडिया का लार्जेस्ट कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर कंपनी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है एज अ लीडिंग प्लेयर इन द सेल्फ ड्राइव रेंटल स्पेस। तो ज़ूमकार के बिजनेस मॉडल की 2 साइड हैं। पहली साइड है गेस्ट साइड, जिससे हम सब लोग जानते हैं कि आप बुक कर सकते हैं टाइम स्लॉट, फिर आप जाकर गाड़ी रेंट पर ले सकते हैं कुछ घंटों के लिए, महीनों के लिए, या फिर सालों के लिए भी। और वही दूसरी साइड पर होस्ट होते हैं। होस्ट मतलब वो लोग जो अपनी कार शेयर करते हैं ज़ूमकार के साथ, और फिर जिसके बदले में उन्हें पे आउट मिलता है। अभी जो होस्ट होते हैं ये भी अपनी कार ज़ूमकार के साथ कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए भी शेयर कर सकते हैं, और फिर वहां से भी एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है कि कितने टाइम के लिए कार देनी है, उसके लिए कितना चार्ज करना है। साथ ही यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव डैमेज प्रोटेक्शन मिल जाता है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही आप जो गेस्ट हैं जो आपकी कार लेकर गए हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कार को 24/7 ट्रैक भी कर सकते हैं। ज़ूमकार का अपना एक खुद एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर वो जितने भी गेस्ट हैं उनको वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाता है कार लेकर जाने के लिए। तो अगर आपके पास कोई कार है जो आप एक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ज़ूमकार के साथ, और वहाँ से एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और रजिस्टर करके आप ज़ूमकार के साथ अपनी होस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि डिफ्लेशन हो जाता है, यानी चीज़ों के दर सस्ते हो जाते हैं, तो ऐसे में लोग जेब से पैसा नहीं निकालते, वो वेट करते हैं कि और 1 साल बाद और पैसे कम हो जाएंगे और प्राइसेस कम हो जाएगी, तो मैं बाद में खर्च करूँगा। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोगों का जो स्पेंडिंग है, लोगों की जो स्पेंडिंग है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कंट्री चाहती है कोई डिफ्लेशन में ना जाए, बिकॉज ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज इससे प्रॉब्लम हो जाती है पूरी इकोनॉमी के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन हो, लेकिन वो लिमिट में हो। तो जब वो ज़्यादा हो जाता है तब फिर जो फेडरल रिजर्व है या फिर जो गवर्नमेंट है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं।
तो इस केस में जब ये 9% पर चला गया तो इनके पास एक ही ऑप्शन था कि अब हमें एक्ट करना पड़ेगा। तब यूएस में इंटरेस्ट रेट चल रहे थे 0.25% के। अब इंडिया में भी इस टाइम इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ाए गए, लेकिन यूएस में जो बढ़े वो क्रेजीली बढ़े। सिर्फ पिछले कैलेंडर ईयर में यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% से 4.75% पर लेकर चले गए। अब इतनी तेज़ी से जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो और प्रॉब्लम्स आपका इंतज़ार ही कर रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ें पहले भी हुई है। जैसे कि 2007 मतलब एक लेसन था जब जिससे मतलब शायद यूएस सीखा नहीं। अगर हम 2003 टू 2007 की बात देखें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि 0.25% से जो इंटरेस्ट रेट थे वो फटाफट 4% पर लाए गए। और फिर बाद में जिन लोगों ने सस्ते इंटरेस्ट पर लोन लिए थे उन्होंने जब 4-4.5% के इंटरेस्ट होने लगे तो वो रिटर्न नहीं कर पाए पैसे, और पूरा एक रियल एस्टेट क्राइसिस या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ का क्राइसिस क्रिएट हुआ और एक बहुत बड़ा रिसेशन हमें देखने मिला, जिसमें उस रिसेशन में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की भी थी, जिन्होंने कई सारे अजब अजब प्रोडक्ट्स निकाले जैसे कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ एंड ऑल, एंड उसकी वजह से भी बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। लेकिन इस केस में किसी भी मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज़ कंप्लीट आई फील कि एक प्रॉब्लम है जो फेडरल रिजर्व इसे सही से कंट्रोल नहीं कर पाई, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यूएस का वो इसे कहीं ना कहीं सही से हैंडल नहीं कर पाया। अब इसमें हुआ है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग मानते हैं कि ये बैंक फेल्योर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ बैंक फेल्योर नहीं है, ये बॉन्ड फेल्योर भी है। तो 2020-21 में जब 0.25% के करीब इंटरेस्ट रेट लाए गए थे तो गवर्नमेंट खुद बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स को प्रमोट कर रही थी। बैंक्स को बोल रही थी आप ले लो, प्राइवेट कंपनीज को बोल रही थी आप ले लो, और उसे बहुत अच्छे तरीके से पुश किया जा रहा था जैसे कि ये एक बहुत सेफ प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और जैसे कि ये आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे। लोगों ने भी उस पर ट्रस्ट किया, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी ट्रस्ट किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो बॉन्ड खरीद लेते हैं। लेकिन फिर अचानक से जो पलटा फेडरल रिजर्व और इतनी तेज़ी से जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो प्रॉब्लम तो तय थी कि होनी है। लेकिन प्रॉब्लम किसे हुई? जिन्होंने हेजिंग नहीं की। आप देखोगे कि जहाँ पर बाकी बैंक्स फेल हो रही है वहीं पर जेपी मॉर्गन 25% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? तो फ़र्क यही है कि हेजिंग का फ़र्क है कि जो बैंक्स फेल हुई उन्होंने 1.5% के हिसाब से बॉन्ड्स खरीदे, 1.5% का रिटर्न उन्हें मिल रहा था, और जब इंटरेस्ट रेट 4.5, 4.75, 5% पर चले गए तो उनके बॉन्ड खरीदेगा कौन? ये तो उनको लॉस में ही बेचने हैं। आप खरीदेंगे क्या कि 5% आपको रिटर्न मिल रहा है बाहर और कोई आपको 1.5% वाले बॉन्ड बेच रहे हैं? नोबडी विल बाय। और यही कुछ उन बैंक्स के साथ हुआ। तो उसके लिए पर्टिकुलरली हेजिंग स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर आप डाउनसाइड रिस्क कवर कर लेते हैं बाय पेइंग सम प्रीमियम। इसमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन बैंक्स ने मतलब इनके रिस्क डिपार्टमेंट ने ये चीज़ नहीं की, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है यूएस में, कि अगर आप बैंक से या फिर इंस्टीट्यूशन से तो आपको रिस्क मैनेज करनी है और आपको अपना जो पोर्टफोलियो है उसे कम्प्लीटली हेज करके रखना है। इसमें होता कुछ नहीं, 1-2% का प्रीमियम आपको पे करना होता है, बट उसके अगेंस्ट में आपका पूरा पोर्टफोलियो सेफ होता है। तो या तो इन्होंने 1-2% को बचाने की कोशिश की या फिर पता नहीं क्या प्लान था। तो जो भी बैंक्स फेल हुई है वो एक सिस्टमेटिक फेल्योर नहीं है, वो जो पूरा फेल्योर है वो उनके रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब कई सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यूएस में बैंक फेल होगी तो इंडिया में भी फेल होगी। यूएस में सिर्फ सिलेक्टेड बैंक ही फेल हो रही है, जिन्होंने रिस्क सही से मैनेज किया उन पर ₹1 का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो ये मतलब एक ऐसे मत समझिए कि आप एक वेव बन के आएगी फिर इंडिया में आएगा फिर बाकी जगह पे आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ लाइक देयर इंटरनल फेल्योर। अब ऑफकोर्स उसमें फेडरल रिजर्व का भी एक रोल है क्योंकि उन्होंने पुश भी किया था बॉन्ड्स को, सो दैट इज़ अनदर रीज़न। तो अब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट वगैरह आपने बढ़ाए हैं इतने तेज़ी से, तो कहीं ना कहीं और जो कुछ कंपनीज फेल भी हो रही हैं। और फिर 2020 में हमने ये भी देखा कि अचानक से सबको लग रहा था कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। इसके बाद कोविड के बाद सब लोग बोल रहे थे कि नई इकोनॉमी शुरू हो गई है, लोगों ने बहुत सारी हायरिंग की, बाकी चीज़ें की, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो सही से आउटपुट नहीं ला पाई। ट्विटर ने अपनी मैन फोर्स को डबल किया लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। और सिमिलरली इंडिया में भी एडटेक देखो या बाकी कंपनीज देखो, कई सारे लोगों को हायर किया गया ये सोच के कि ग्रोथ आगे भी चलती रहेगी, जो कि नहीं चली। तो कोविड के बाद जो लोग के अजम्पशन थे कि बहुत हाइपर ग्रोथ होगी, वैसा भी हुआ नहीं। तो बिजनेसेस भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुए, बैंक्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई। और फिर हाई इंटरेस्ट रेट का ज़माना है तो लोन मिलना भी थोड़ा मुश्किल ही है, या फिर मिल भी रहा है तो हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा है। मतलब अगर आपको एक साइड में आदत है 0.25 या फिर 2% की, मतलब कोविड के पहले भी यूएस में 2.5 का इंटरेस्ट रेट था, तो आपको आदत उसकी है। अभी लगभग डबल चल रहा है, 5% के आसपास। तो ऑफकोर्स वहाँ की कंपनीज़ के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है इस ऐसे टाइम में लोन लेना, और इसलिए इकोनॉमिक स्लोडाउन ओवरऑल हमें पता चला। अब क्योंकि यूएस की कंपनीज इंपैक्ट हुई तो इंडियन आईटी सेक्टर को भी इंपैक्ट होना है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन
यूएस है, नॉर्थ अमेरिका। तो इंडिया में भी ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो बाकी सेक्टर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, कुछ ही सेक्टर में फ़र्क पड़ा है, जिसमें से सबसे बड़ा प्लेयर है आईटी सेक्टर। बिकॉज अगर आप देखेंगे बीट, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो 90% से ज़्यादा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही थी, इट वॉज अ नो ब्रेनर थिंग। और हमने इसके बारे में शायद 8-9 महीने पहले भी बात की थी। अब तो ये तो हमने समझ लिया कि रूट कॉज क्या है। अब सवाल ये आता है कि ये रुकेगा कब। तो देखिए, सबसे अच्छी बात ये रिसेंटली कि इन्फ्लेशन बहुत फटाफट कंट्रोल में आ रहा है। वो 9% से अभी पिछले मंथ अगर अप्रैल 2023 की बात करें तो 4.9% पे आया है, और मतलब लगभग 45% से कम हुआ है। ये अगर ऐसा ही चलता है तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आता है तो यूएस जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी कम करेगी। बिकॉज यूएस के इंटरेस्ट रेट से ना दुनिया चलती है, आप मानो या फिर ना मानो। बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो इंडियन इक्विटी मार्केट है, स्टार्टअप्स हैं, इनमें काफ़ी सारा पैसा यूएस से आता है, क्योंकि इकोनॉमी भी उतनी बड़ी है तो फ़र्क भी पड़ता है। जब भी इतना ज़्यादा पैसा कहीं से आता है तो डिपेंड करता है कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या है, और उस बेसिस पर वहाँ के इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि फिर हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम रहेंगे तो वो इंडिया आएंगे, ज़्यादा रहेंगे तो इंडिया नहीं आएंगे, वो वहीं पर प्रेफर करेंगे, उन्हें वहीं पे 5-6% का मिल रहा है। तो दैट इज़ द केस राइट नाउ। तो आपको ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको मतलब बहुत क्लोजली ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जितना जल्दी वो कम होगा और 5% से कम होकर 3.5 के आसपास आता है तो उतना बेटर हमारे इंडिया में भी, जैसे आईटी सेक्टर है, बाकी सेक्टर में भी रिकवरी देखने मिलेगी। बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो वहाँ के बिजनेसेस को भी मनी का जो एक्सेस है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा और वो भी तेज़ी से बढ़ पाएंगे। और वो वहाँ के बिजनेसेस अगर स्ट्रांग बन जाएंगे तो वही लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आईटी कंपनीज को, तो इनको भी रिकवरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो पिछले 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि ये जो स्लो डाउन है ये तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से चीज़ें अभी इंप्रूव हो रही है तो आने वाले 1-2 महीने से आपको रिकवरी शुरू होगी। कंप्लीट इसे पूरा होने में 1-1.5 साल लग जाएंगे, बट आपको धीरे धीरे यहाँ से रिकवरी दिखेगी। क्योंकि खैर जो गलतियाँ करनी थी यूएस के फेडरल रिजर्व ने या फिर वहाँ के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने वो तो उन्होंने कर दी। उसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पर थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा। हिस्ट्री के बुक्स में फ्यूचर में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी, पढ़ने मिलेगी, क्योंकि गलतियाँ ही कुछ बड़ी हैं। और इसलिए इसका कोई क्विक मतलब रिकवरी नहीं आएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप रिकवरी 1-2 महीने में धीरे धीरे शुरू होगी। अगर इंडिया में भी जिस तरह की मतलब बूम था आईटी का, मुझे नहीं लगता कि वैसा आगे भी चलता रहेगा। और उस बूम का कई सारे लोगों ने मिसयूज़ भी किया। एवरीबडी वॉज स्विचिंग द जॉब्स, 6 महीना 8 महीने में सैलरी डबल कर लो, इधर से उधर जाओ, बिकॉज मार्केट भी उस टाइम था। तो उस तरीके का एकदम क्रेजी मार्केट भी आने वाले टाइम में जल्दी शायद हमें देखने ना मिले। बट हाँ, आउटसोर्सिंग मार्केट इज़ लाइक एक ऐसी चीज़ है जो एवरग्रीन है, एटलीस्ट अगले 20-30 साल के लिए तो है ही है। जब तक डॉलर, रुपये और बाकी चीज़ों में फ़र्क ज़्यादा है तो इट मेक सेंस फॉर देम कि चीज़ों को आउटसोर्स किया जाए। और इसमें ऑफकोर्स कई सारी कंपनीज भी तेज़ी से बढ़ रही हैं आईटी सेक्टर में, तो वैसे वैसे कंपटीशन भी थोड़ी टफ ही हो रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में अगर आपको बता दूं तो ये कोई ऐसा डीप क्राइसिस नहीं है। बैंक्स का फेल्योर भी सिस्टमेटिक फेल्योर नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव था, उन्हीं का था जिन्होंने रिस्क को सही से मैनेज नहीं किया। इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें तो सिंपल सी बात है कि वहाँ की इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी तो इन पर भी इम्पैक्ट आएगा, बट ये इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना 2008 का था, बिकॉज दैट वाज अ सिस्टमेटिक फेल्योर। वो एक सिस्टमेटिक फेल्योर था, लेकिन ये नहीं है। तो मतलब चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होना ही शुरू हो जाएगी यहाँ पर, एंड दैट इज़ व्हाट यू विल सी कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है तो 2-3 चीज़ों पर आप ध्यान रखो कि यूएस में इन्फ्लेशन कितना तेज़ी से कम हो रहा है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो किस तरह से कम होते हैं, और वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बीट जीडीपी और इकोनॉमिक आउटपुट, वो किस तरह से इंप्रूव होते हैं। ये 3-4 चीज़ अगर आप ट्रैक करो तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितने जल्दी हमारे आईटी सेक्टर में देखिए या फिर जो ओवरऑल स्लोडाउन चल रहा है इंडिया छोड़कर, वो कितने जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो जल्दी उसके साइंस तो अभी आ रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट एनी डीप क्राइसिस, तो यहाँ पर डरने की मेरे हिसाब से कोई भी बात नहीं है। तो बस इन चीज़ों को आप देखो तो आप खुद भी ट्रैक कर पाएंगे। किसी और पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं कि कोई बोलेगा कि ये ऐसे होगा वैसे होगा। यू कैन सिंपली ट्रैक दिस एंड यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि हाँ क्या हालत है फ़िलहाल। और तो कोई आपसे कल पूछता भी है कि कब इंडियन इकोनॉमी रिकवर होगी, तो इन नंबर्स को देख के आप भी बता सको। तो बस यही था सारी चीज़ें। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने मिली होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी
अगर वो आईटी सेक्टर से है तो उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, थोड़ी बहुत रिलीफ उन्हें भी मिल जाएगी। तो वीडियो के जो प्रायोजक हैं उन्हें चेकआउट करके आप इनडायरेक्टली हमारे कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो। तो जाते जाते ज़ूमकार को ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लेटफॉर्म है। सारी चीज़ें आप उनसे बात करके कनेक्ट करके पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कार है तो उसके रिलेटेड आपको कितना पैसा मिलेगा। तो लिंक नीचे दी गई है, तुरंत चेकआउट करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।